वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक। जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी वो कमर्शियल बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। देखिए, जो हमारे कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशन है उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट जनरेट करना और नेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन देना, उनकी हेल्प करना, उनको ग्रोथ के लिए हेल्प करना। तो वो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटली दोनों मेंटेन करके चलते थे बैंक, ताकि जो एसेट्स हैं टू द एसेट्स ताकि बना रहे। बैंक लोन देते थे, प्रॉफिट अर्न करते थे, सेम टाइम पे सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करते थे और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए वो यूज़ नहीं करते थे अपने बैंकिंग सिस्टम को। बहुत सारी एसेट होती है बैंकिंग में जो जनरेट नहीं कर पाती इनकम, जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। फॉर इंस्टेंट मतलब टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रैश क्रेडिट, ये सारी ओवरड्यू करनी पड़ती थी हमें, जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कामयाब इंक्लूडेड होती हैं और जिनको हम इंटरेस्ट पे रिसीव नहीं करते। जो हमारी एसेट है वो हमारी इनकम भी जनरेट करती हैं और रिटर्न भी देते हैं, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। और हम बैंक को एडवांसेस में देते हैं जो रिकवरेबल नहीं होते हैं, उनको हम एनपीए कहते हैं। मतलब जो लोन देने पे एडवांसेस इरिकवरेबल हो वो हम उनको एनपीए कहते हैं। आरबीआई ने अब इंटरेस्ट ओवरड्यू कर दिया है और पीरियड फिक्स कर दिया है इन एसेट्स के लिए, ताकि वो जो नॉन परफॉर्मिंग को ट्रीट किया जाए। तो आरबीआई ने एनपीए के कुछ इफेक्ट करे हैं, वो 1 जुलाई 2011 से करे हैं। जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलेशन प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी ओवरड्यू रहेगी फॉर मोर देन 90 डेज और ड्यू डेट पे रीपेमेंट करनी पड़ेगी। जो अमाउंट रिमेन ओवरड्यू करना है वो मोर देन 90 डेज के अंडर ही करना है, मतलब ओडी या सीसी, ठीक है, मतलब ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। जो बिल रिमेन ओवरड्यू रह देंगे वो मोर देन 90 डेज के अंदर करना, ताकि बिल परचेज और डिस्काउंटेड कर सके। और ऐसे ही सेम जो हमारे ओवरड्यू रह जाते हैं पीरियड के लिए, उनकी रीपेमेंट के लिए 90 डेज। क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड एसेट्स होती हैं जिनको हम एनपीए में इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही है, जिसको हम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कैरी नहीं करते, कोई नॉर्मल रिस्क नहीं होता। जो लोन्स और एडवांस होते हैं जो क्लासिफाइड नहीं होते उनको हम स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड कौन सी होती हैं, जिनको हम एनपीए में क्लासिफाइड करते हैं फॉर जो हमारे जो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, मतलब जो वेल डिफाइंड वीकनेसेस होती हैं, करेक्टर साइज होती है, वो सिर्फ लेस देन 1 पीरियड होते हैं। डाउटफुल एसेट्स कौन सी होती हैं, जो हमारी मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा होती है और हाईली डाउटफुल होती है, उनको हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। और लोन एसेट्स कौन सी होती है, जो एसेट आइडेंटिफाइड कर सकता है बैंक लॉस है और जिसका रिटर्न ऑफ नहीं होता है होली या पार्टली, उनको हम एनपीए कहते हैं। जैसे लेकिन बोरोर हैज़ इनकम बिकम इंसॉल्वेंट, ट्रेसेबल, fictitious and benny loans, loan due from liquidated society and loan liability in disputes, ठीक है। उसके बाद है नॉर्म्स, हमारे जो प्रोविजन है बैड और डाउटफुल डेट्स कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स जो हमारी जो लोन्स और एडवांस करेक्टराइज नहीं करती उनको हम स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, जो है ही नहीं। जो हमारा बैड डेट प्रोविजन रिक्वायर्ड करती है स्टैंडर्ड एसेट, जो हमारे जनरेट है वो 0.40% है लोन और एडवांसेस पे, और हमारा 0.20% है हमारे बैड डेट्स पे, ठीक है, और 1% है हमारे कमर्शियल बैंक के लिए। सब स्टैंडर्ड कौन सी हैं, जो हमारे लेस देन अप टू लेस देन और 12 मंथ्स की होती है। 15% है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो हमारे अनसिक्योर्ड बैड डेट्स है उनके लिए 25%, और जो हमारे अनसिक्योर्ड है सब उसका रहता है 25%, ठीक है। डाउटफुल कौन से हैं, जो हमारे जो लोन्स और एडवांस वो एनपीए की कैटेगरी के आते हैं फॉर 12 मंथ से ज़्यादा वालों को डाउटफुल कहते हैं। जो हमारे सिक्योर्ड हैं वो 100% और जो सिक्योर्ड नहीं है उनको 35%, ठीक है। हमारे लॉस एसेट्स कौन से हैं, जो लोन और एडवांसेस है वो लॉस एसेट है जिनको 100% मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो ये ट्रेंड है ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप कॉजेज देखिए सीधा। कॉजेज कौन कौन से, जो इमरजेंसी है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, वो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कई बार मिस यूटिलाइजेशन होता है हमारे अमाउंट्स का, जो मनी को यूटिलाइज नहीं कर पाते पर्पजली या अनपर्पजली, रैदरली उनका कोई अदर पर्पज हो, जैसे कि जो फार्मर है वो ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए लाया पर उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कर लिए, तो वो उसको पे बैक करना पड़ेगा लोन, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि देख जो उसको जिस काम के लिए लिए थे उसने वो काम तो किया नहीं, उसने और कोई काम कर लिया, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको अब वो काम भी करना और वो पेमेंट भी करनी है। नो प्रॉपर फॉलोअप ऑफ एक्शन, जो हमारा प्रॉपर बैंकिंग अथॉरिटीज़ है वो प्रॉपर फॉलोअप एक्शन नहीं करती, क्योंकि बैंक को लोन देना होता है। जो अथॉरिटीज़ होती हैं
डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं, कोई एश्योरेंस देना पड़ता है हमारी मार्केट को, तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने पड़ता है। जो ऑथराइज है वो कभी भी बॉदर नहीं करते, क्योंकि वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई होती है। तो जो हमारा अमाउंट है लोन का वो हम सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ही देते हैं। इंटेंशनल डिफॉल्टर जो जानबूझ के बाय हुक और क्रुक गलती ही करना चाहता है, जो पर्सन प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे बैंक ऑफिशियल्स हैं लोन्स देते हैं बाय हुक एंड क्रुक, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके वो लोन अप्लाई कर लेते हैं फिक्टिशियस एसेट्स पर्पस की वजह से। तो जो वो लोन को अगर उन्हें मिल गया तो वो नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म है, तो वो इंटेंशनली डिफॉल्ट करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पाने के लिए। नेचुरल कॉजेज एंड क्लाइमेटीज, नेचुरल कॉजेज एंड क्लाइमेटीज कौन सी होंगी? जो हमारे नेचुरल कॉजेज होते हैं, लाइक इमरजेंसी हो जाती है, फार्मर को बोरो से करे फर्टिलाइजर सीड्स के लिए, बट कोई ड्राफ्ट आ गया जिससे क्रॉप ही नहीं हुई, तो जो हमारे कॉरपोरेशन उग नहीं पाई, तो जिससे जो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ है जो उसके हाथ में नहीं है। ठीक है। सोशल ऑब्लिगेशंस कौन से हैं? जो बैंक है वो लोन्स देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, बट जो लोन है वो सैंक्शन नहीं हो पाते क्योंकि लेस सिक्योरिटी होती है, तो ये लोन्स रिकवरेबल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रेशर ऑन बैंक मैनेजर्स, हमारे बैंक मैनेजर्स के ऊपर जो हमारे बैंक ऑफिशियल होते हैं वो लोन देते हैं अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ पार्टीज को कहते हैं कि देना ही पड़ेगा, तो किसी सीनियर के एक्सेसिव प्रेशर की वजह से उनको जो हमारे जूनियर स्टाफ है वो उनको फोर्सफुली क्रेडिट करना पड़ता है लोन को, और जो मैनेजर है वो फुल्ली डिफिकल्ट हो जाता है उन लोन को रिकवर करना और उस फुल्ली अमाउंट को डेप्ट करना। तो फोर्सफुली वो दे तो देते हैं, पर जब एनपी की बात होती है तो वहाँ पे इमरजेंसी लीड जनरेट हो जाती है बैंक मैनेजर्स के लिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, जो हमारे लोन्स हम देते हैं विदाउट एडिकेट सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ना होने की वजह से उन लोन को रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक मैनेजर के लिए। फेलियर ऑफ बिजनेस ऑफ बरोवर, जो हमारे बरोवर हैं उनका रिजल्ट आता है इमरजेंसी में, जो हमारे बिजनेसमैन है प्रोड्यूसर है वो मनी तो ले लेते हैं प्रोडक्शंस के लिए या प्रोडक्ट के लिए, बट जब वो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो जो उनके सुपीरियर हैं वो प्रोडक्ट फेल करने में हो जाता है ड्यू टू कंपटीशन, तो इस वजह से उन बिजनेसमैन को प्रोड्यूसर्स को लोन को वापसी देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एनपीए की इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, एनपीए के लिए काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का? जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंक प्रोवाइड हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर लोन्स तो दे देते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की वजह से, बहुत सारे बैड डेट्स होने की वजह से हम उन बैड डेट्स को रिकवर नहीं कर, जिस वजह से हमारे बैंक को काफ़ी ज़्यादा लॉस करना पड़ता है और हमारे शेयर्स जो शेयर होल्डर की अर्निंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है। रिडक्शन इन लिक्विडिटी, जो हमारे एनपीए हैं वो ब्लॉक कर देते हैं पोजीशंस को, जो हमें क्रेडिट क्रिएशन है वो रिसाइकिल कराना पड़ता है, जो हमारे अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाती है, तो जो कैपेसिटी है बैंक की वो रिड्यूस हो जाती है, और जो हमारी रीपेमेंट करनी पड़ती है हमें डिपॉजिट होल्डर को उनकी डिमांड पर, तो वहाँ पे हमें लिक्विडिटी क्रंच हो जाती है, जो हमारे इजीली बैंक रिकवर नहीं कर पाते हैं। ह्यूज रिकवरी कॉस्ट, जो हमारे बैंक एडवांसेस हैं, जो हमें लोन्स देते हैं एडवांसेस देते हैं, उनको रिकवर करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। जो हमारे स्टाफ की कॉस्ट है, स्टाफ की सैलरी है, या फिर कोई प्लेज है, या फिर कोई सफिशिएंट अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट हमें देनी पड़ती है, तो हम फेल हो जाते हैं इन सबको रिकवर करने में। इफेक्ट ऑन ऑनेस्ट बरोवर, जो हमारे वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम होती है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है आउटस्टैंडिंग लोन को सेटलमेंट करने में, और जो हमारे वेव ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग लैंड्स हैं, जो ऑनेस्ट बोरोवर्स हैं वो ऑलरेडी पेड कर देते हैं हमारे बैंक लोन को टाइम पर, फील डिसअपॉइंटमेंट होती है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी पे दे देते हैं डाउन रेट करके, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाई होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट करते हैं इन सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। डीमोरलाइजेशन द बैंक स्टाफ, जो हमारा बैंक स्टाफ है वो हेजिटेट करता है कस्टमर को जनरली, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस बेयरअप करना पड़ता है ज़्यादा कॉशनेस की वजह से। अदर इफेक्ट्स क्या है? जो हमारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, कैपिटल की एडिक्वेसी रेशियो को मेज़र करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, हाई मैग्नीट्यूड का रिस्क बेयरअप करना पड़ता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, और जो हमारी रेशियोज़
हैं कैपिटल की वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जिनकी ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है, जिस वजह से हमारा मार्केट प्राइस है जो शेयर्स का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से हमारे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हम स्टेबिलिटी बैंक्स के इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम एनपीए को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स है। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो बैंक हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारे कस्टमर जो बोरो कर रहे हैं लोन आपसे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखो कि वो आगे जाके फ्यूचर में देखो कि वो एबल हैं आगे पे करने के लिए या नहीं। अगर हैं तो फिर आप दे सकते हो, वो रेप्यूटेड वेरीफाइड करो उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैसी है। लेस पॉलिटिकल प्रेशर, जो हमारी रूलिंग पार्टी है वहाँ पे उनका कम इंटरफेयर होना है हमारे वर्किंग ऑफ बैंक में। जो कई बार लोन्स और एडवांसेस देते हैं तो वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वहाँ पे सिर्फ रिकवरी करनी पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर क्रेडिट अपेरेंस, जो हमारे बैंक सैंक्शन करते हैं ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करो, सिलेक्शन करो हमारे बोवर्स का, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखो, प्रॉपर पोस्ट करो, मॉनिटरी करो, फॉलो एक्शन करो, सारे कॉन्टैक्ट को मेंटेन करो, बोरोवर के डायलॉग्स देखो, उनके कॉलिंग रेगुलर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखो, इंश्योर करो कि वो इंटरेस्ट और इंस्टॉलेशन टाइम पर दे रहे हैं, बैंक को नीड है अपग्रेड करने की या नहीं है, उनकी स्किल्स देखो, ऑफिशियल ट्रेनिंग दो, वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कराओ, नीड उन्हें फाइनेंस की डीले मत कराओ। उसके बाद है रेमेडियल मेजर्स, कौन से हैं रिमाइडियल मेजर, इसमें क्या आएगा, फिक्सेशन ऑफ सुटेबल पेमेंट शेड्यूल, जो हमारे प्रॉपरली हम शेड्यूल बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू पीरियड जनरेशन करके बनाते हैं और ये रखते हैं कि हमें कब कितनी कैपेसिटी है, कितना कौन प्रिवेंट कर पाएगा, तो हम अपनी एसेट्स को पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं। स्पीडी रिकवरी, इसमें क्या होता है कि हमें जो मेन टाइम लगता है, जो नीड होती है हमें आवर्स की, ताकि हमें एडवांसेस रिकवर करने हैं, तो उसमें एक डाटा रिकॉर्ड होता है तो जिसमें अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एडवांटेज ये है कि हम गवर्नमेंट में स्पीड रिकवरी कर लेते हैं बाय ओवर ड्यूज, तो इसमें प्रॉपर्ली कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो पाता और फॉलोटिव अप हो जाता है। रिकवरी के जो क्रैम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और हम कॉन्स्टेंटली अपना फॉलोअप करते हैं बोरोवर के साथ और मॉनिटरिंग करते रहते हैं उनके डिजायर्ड रिजल्ट की। जो हमारी रिकवरी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में अप्रोप्रिएट रिवार्ड मिल जाता है। कॉम्प्राइज विद बरोवर, जो हमारे बरोवर्स हैं उनके साथ एक नेगोशिएबल सेटलमेंट लेके चलते हैं ताकि वो एक सर्टेन अमाउंट हमें पे करते रहे बैंकर्स को, ताकि एक सर्टेन कॉन्सेशन बना रहे, लार्ज नंबर के प्रपोजल अप्रूव्ड होते रहे और जो हमारी एनपीए है, जो हमारे साइकिल फंड्स हैं वो भी एक्सपेंसिव रिकवरी प्रोसीडिंग में बने रहे। जो हमारे बैंक्स हैं वो भी रिक्वायर करते हैं ड्यूज अपनी मैक्सिमम एक्सटेंट पर, मिनिमम एक्सपेंसेस पर, साथ साथ डिसीजन भी लेते हैं जो प्रपोजल है। तो एक इंटरनल एक्सटर्नल इंस्पेक्टर ऑडिटर इंश्योर करता रहता है कि इंटरेस्ट जा रहा है नहीं जा रहा बैंक के अंदर। सेटलमेंट ऑफ केसेस विद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारी DICGC है वो प्रोवाइड करती है गारंटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बैंक लोन को, ताकि एक सर्टेन कंडीशन हो, जब भी ये अवेलेबल कराते हैं तो हमारे जो बैंक की नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती है और जो क्लेम है और प्रॉपर फॉलोअप्शन हुआ है वो भी एक प्रॉपरली चलता रहता है और कोई भी हमें एक्सटेंटली कोई भी हमारा रिड्यूस नहीं होता है। ड्रास्टिक मेजर्स कौन से होते हैं, जो हमें फाइल शूट करने पड़ते हैं, जो हमारी मतलब लोक अदालत, सिविल कोर्ट, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहाँ तक जाना पड़ता है, इंश्योर कराना पड़ता है कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा सिक्योरिटीज़ की वजह से। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट पड़ता है हमारा, हमें सारी प्रोसीडिंग को इमीडिएटली करना पड़ता है और जो हमारी लिस्ट नॉन एसेट्स की हमें वहाँ पे अवेलेबल करानी पड़ती है, एडवोकेट को इन्फॉर्म करना होता है और एक एग्जीक्यूट बना रहता है सेल ऑफ मूवेबल का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटीज़ का, अटैचमेंट का। तो इन सब के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। जो सिक्योरिटीज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके अंडर, एक्ट के अंडर चलता है, ठीक है। उसके बाद है सजेशंस, जो हमारी प्रॉब्लम है एनपीओ की वो शुड बी स्टडीड हो ब्रांच वाइज, अमाउंट वाइज, एज वाइज। जो हमारी लोन रिकवर की पॉलिसी है वो भी प्रिपेयर होनी चाहिए, हमारे पास स्ट्रेटजीज अडॉप्ट होनी चाहिए ताकि हम एनपीओ को रिड्यूस कर सके। एक स्पेशल रिकवरी सेल भी होना चाहिए ताकि हेड ऑफिस तक हम क्रिएट कर सके उस चीज़ को। क्रिटिकल ब्रांचेस हमें आइडेंटिफाई करके रखनी चाहिए, जो हमारे लार्ज टारगेट हैं वो भी फिक्स्ड होने चाहिए, टाउन वाइड एक्शंस होने चाहिए। हमारे जो कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे को बैंकर्स हैं, उन पे भी क्रैम रिकवरी होनी चाहिए, करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। जो हमारे हमें कोई भी कुछ फाउंड करना, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है चेंजेस कवर अप करने पड़ते हैं। हमारे बैंक ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हमारे पास फास्ट रिकवरी हो हमारे लोन्स की। और जो हमारे अवार्ड हैं, प्रमोशंस हैं बैंक ऑफिसर के, वो भी हमें सेंक्शन लोन कराने चाहिए ताकि हमारे पास प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल रिजल्ट हो हमें एनपीए लेस करने का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बी प्रिपेयर योर सेल्फ, आपका जल्दी IFS ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 दिन की बात है। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ गाइज। सो
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।